नमस्कार दोस्तों। मैं संकल्प। आज मैं आल्हा की बैठक पर आया हुआ हूं, जो कीरत सागर, जो बहुत ही चर्चित सागर है, जिसे कीर्तिवर्मन ने 1060 से 1070 के लगभग बनवाया था। तो वहां से 300 से 400 मीटर की दूरी पर है। तो हम लोग आल्हा की बैठक में तो बगल से फोर्ट में रास्ता है, कोई प्रभावी रास्ता तो नहीं है, लेकिन कच्चा रास्ता है। तो उससे होकर मैं आल्हा की बैठक पर जा रहा हूँ, जहाँ कहते हैं कि आल्हा अपने मंत्रियों के साथ में बैठकर मंत्रणाएं किया करते थे। जब यहाँ पर चंद्रावल, जो परमाल की बेटी थी, उसका जब डोला उठाने के लिए पृथ्वीराज का पुत्र और चामुंडराय महोबा आए थे, तो उस युद्ध में यहीं पर बैठकर आल्हा ने मंत्रणा की थी और चामुंडराय को बुरी तरह पराजित किया था। और ये बरसात के बाद हरियाली भरे रास्ते हैं। वैसे बुंदेलखंड के पठारों में शुष्कता छाई रहती है, लेकिन बरसात के दिनों में ये उतने ही रोमांचक और शानदार हो उठते हैं। ये रास्ते में एक मंदिर है और मंदिर के बगल से बहुत ही सकरे रास्ते से होकर हम लोग आल्हा की बैठक की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे दूर वो आल्हा की बैठक दिखाई दे रही है। तो जिन लोगों ने कहीं ना कहीं बचपन से लेकर युवावस्था तक अंतस में शौर्य का संचालन किया है, उनकी स्मृतियों को देखना वास्तव में रोमांचित करता है, हृदय को गदगद करता है। और आल्हा उदल, जिनकी लोकप्रियता बुंदेली लोक को पार करते हुए या बुंदेली लोक का अतिक्रमण करते हुए पूरे भारतवर्ष तक गई है। पूरे भारतवर्ष के लोगों ने उनको वीरता का पर्याय माना, वीरता के एक पर्याय के रूप में उनको ग्रहण किया। तो ये सामने ये रहा आल्हा की बैठक, जहाँ आल्हा बैठकर अपने साथियों के साथ, अपने सेनानियों के साथ गुप्त मंत्रणाएं किया करते थे और सैन्य व्यवस्था पर बातचीत किया करते थे, सैन्य संचालन पर बातचीत किया करते थे कि किस तरह से सैन्य संचालन किया जाए। तो हम लोग आल्हा की बैठक पर पहुंच चुके हैं। ये मुख्यतः तो ये मूलतः एक बारादरी है, जिसमें 12 स्तंभ हैं और 12 स्तंभों के साथ साथ 12 द्वार हैं, जिसके आप ये देखिए 12 दरवाजे हैं। इसलिए क्योंकि 12 दरवाजों से इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि ताकि जो खुलापन बना रहे और माहौल, क्या कहते हैं, माहौल अनुकूल बना रहे। कोई भी ऋतु आए, कोई भी ऋतु हो, ऋतु के अनुकूल माहौल बना रहे। अगर वर्षा के दिन है तो वर्षा के दिनों में भी जिस तरह से फुहारें आती होंगी, या ग्रीष्म में भी जिस तरह से हवाएं अभी चल रही हैं और हवा अंतस को या आत्मा को सहला रही है, आत्मा की सहचरी बनी हुई है। तो ये स्तंभ है, विशाल का स्तंभ है, उनमें काफ़ी कुछ बीच बीच में से डिजाइनिंग की गई है। डिजाइन, कलात्मक चीज़ें स्पष्ट दिख पड़ती हैं यहाँ पर। नीचे बस्ती है और बस्ती के ऊपर का जो गुम्बद है वो ढह गया है। ये गोलाकार गुम्बद था, गोलाकार और आयताकार दोनों तरह की गुम्बदों की संरचना रही है, लेकिन ये गुम्बद गोलाकार था जो ढह गया है, क्योंकि ये जो बारादरी है ये 800 से 850 साल पुरानी बारादरी है। 850 साल लंबा समय होता है और फिर संरक्षण ना हो सका। जब आल्हा को लोग यहाँ के कहते हैं कि उनको अमृत मिला, लेकिन जब उदल वीर गति को प्राप्त हुए और आल्हा महोबा छोड़कर चले गए और चंदेलों की पराजय हुई, तब कहते हैं कि उसके बाद से फिर
महोबा को चामुंडराय ने जिस तरह से विध्वंस किया, और यहाँ की लोक कथाओं में जिस पारस मणि का जिक्र मिलता है, जो यहाँ पे 500 मीटर दूर एक तालाब है उस पर्वत के बगल से लगा हुआ, तो कहते हैं कि कीरत सागर में वो पारस मणि राजा परमाल ने फेंकवा दी थी। तो उस पारस मणि, अब वो काल्पनिक बात है या यथार्थ में कोई ऐसी चमत्कारिक मणि रही होगी, तो उस मणि के चक्कर में लोगों ने बहुत खुदाई की, लोगों ने तोड़ा, चामुंडराय ने पूरे महोबा का विध्वंस करा दिया कि वो मणि हाथ लग जाए, जिससे लोहे को स्वर्ण में कन्वर्ट कर सकें, बदल सकें। तो इस वजह से यहाँ की इमारतों की और ज़्यादा दुर्दशा हुई और तोड़े गए। और अभी भी जो कुछ बचा हुआ है उसकी भी जो प्रशासन है वो खैर ख्वाह नहीं कर रहा, तो अभी भी कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं जिनको अगर प्रशासन देखे और अपने हिसाब से अगर उनका संरक्षण करे तो अभी भी काफ़ी कुछ बचाया जा सकता है। पीछे पान के खेत हैं। जिस तरह से वाराणसी का पान खाद्य के उपक्रम में अपनी वरीयता रखता है, उसी तरह से महोबा का पान उपज के उपक्रम में अपनी वरीयता रखता है। यहाँ का पान काफ़ी चर्चित पान है और यहाँ इर्द गिर्द के इलाकों में यहाँ का पान उपयोग में लाया जाता है और दूर दूर तक भी यहाँ का पान जाता है। ये पान के खेत हैं जो पूरा ढके हुए हैं, क्योंकि पान के खेतों में सूर्य की जो प्रभावी किरणें हैं वो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये पत्तों की खेती होती है, तो इस वजह से अगर सूर्य की किरणें एकदम से पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं वो कुम्हला जाएंगे और वो खेती नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से ये दूर दूर तक ये पान के खेत फैले हुए हैं। ये महोबा शहर है, ये हम लोगों का बारादरी है, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोग याद करिए उस दौर को जब एक 800 से 850 साल पहले आला यहाँ बैठकर मंत्रणा करते होंगे। यहाँ पर एक चट्टान पड़ी हुई है लंबवत, जिसमें अभी भी लोग आते हैं और लेटते हैं, कुछ लोग बैठते हैं, बैठने पे उपयोग करते हैं, क्योंकि बाकी जगह तो पूरा जंगली घास उगी हुई है। सामने ये पहाड़ी है जहाँ पर ताला सैयद की मजार है, जो कहते हैं कि आल्हा और उदल के चाचा थे, जो उदल के साथ लड़ते हुए नदी बेतवा की जो लड़ाई थी, अंतिम लड़ाई थी जिसमें उदल मारे गए, तो उसमें वो भी मारे गए थे। ये पूरा देखिए कितने विशाल प्रस्तर हैं, विशाल प्रस्तरों से बनी हुई ये बारादरी, 12 स्तंभों पर खड़ी हुई ये बारादरी, जो अपनी शोभा में अद्वितीय है। उस समय की जो स्थापत्य कला थी वो कितनी शानदार रही है। उस समय का जो स्थापत्य था कितना चंदेलों की एक मुख्य विशेषता है कि चंदेल राजा बड़े शांति प्रिय राजा रहे हैं, युद्धों से बचते रहे हैं। जहाँ तक हो सका है उन्होंने युद्धों से बचने का प्रयास किया है, जिसका परिणाम है कि जब युद्धों से आदमी बचेगा तो किसी न किसी अर्थों में या किसी न किसी चीज़ पे वो अपना ध्यान लगाएगा। तो उन्होंने कलात्मकता की ओर, कला के विकास में ज़्यादा जोर दिया, कला को उत्कर्ष देने में ज़्यादा समय दिया। इस वजह से चंदेलों की जो स्मृतियां हैं पूरे बुंदेलखंड के कोने कोने पर बिखरी हुई हैं। उन्होंने खजुराहो जैसे मंदिर दिए जो पूरे विश्व में चर्चित हैं। आप कभी खजुराहो के मंदिर देखने जाइए। चंदेलों के साथ बुंदेलों का जो साम्राज्य ओरछा तक फैला हुआ है, वहाँ के मंदिर देखिए। चंदेलों के समय के कालिंजर जैसा विशाल किला देखिए। तो युद्धों से जहाँ तक हो सका चंदेलों ने बचने का प्रयास किया है। हाँ, जब मजबूरी रही या युद्ध उन पर थोप दिए गए तो उन्होंने युद्ध भी किए, लेकिन जहाँ तक हो सका बचने का प्रयास किया और सारा समय कला के उत्थान में, कला के उत्कर्ष में देते रहे, जिसका परिणाम इतनी सुंदर सुंदर इमारतें या इतनी सुंदर सुंदर बारादरियाँ, इतने सुंदर मंदिर, किले, उसका परिणाम है। और ये राजा थे जो अंतिम राजा थे, माने जाते हैं परमर्ददेव, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत शांतिप्रिय राजा थे। जब आला और उदल
उदल, उनमें मुख्यतः उदल ही जो लड़ाई के लिए आतुर रहता था और उसमें जोश ज़्यादा था और भिड़ने के लिए तैयार रहता था। तो कहीं ना कहीं वही उनको धीरज बंधाते थे। उनके भाई आल्हा बड़े शांतिप्रिय थे जो उनको धीरज बंधाते थे कि नहीं, हर जगह पर लड़ाई करना उचित नहीं है, हर जगह पर तलवारबाजी करना उचित नहीं है, बातचीत भी एक उपाय होता है। तो वो शांतिप्रिय राजा चले गए, वो लोग चले गए और उनकी स्मृतियाँ, उनकी यादें इन खंडहरों के रूप में, इन अवशेषों के रूप में बची रह गई। वे महान लोग, वे महान योद्धा यहाँ से कूच कर गए, चले गए, लेकिन उनकी जो महानता के किस्सों के साथ साथ उनकी जो महान विरासत है, उनके अवशेष अभी भी महोबा में टिके हुए हैं, अभी भी महोबा में बिखरे हुए हैं। आप महोबा के किसी भी कोने में जाएंगे तो उनकी स्मृतियों के अवशेष आज भी किसी न किसी रूप में आपको मिलते रहेंगे। तो आइए और देखिए कि जो चंदेलों की जो विरासत है, आल्हा उदल की जो विरासत है, और उनको संरक्षित किया जाना चाहिए। जिस तरह से उनको, उनका कहीं ना कहीं उपेक्षित पड़ी हुई हैं वो जगहें, उपेक्षित ना होकर उनको संरक्षण देना चाहिए और उनको पर्यटन के लिए विकसित करते रहना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना। इन 12 दरियों के बारे में मुख्य बात और कि मूलतः है ये एक 12 दरी है, लेकिन आल्हा इसका उपयोग बैठक के रूप में करते थे, तो इसे बैठक भी कहा जाने लगा। अगर देखा जाए तो मुख्यतः ये एक 12 दरी है। जिस तरह चौकियों का निर्माण आज के समय में होता है ऊंची जगहों पर, जो सैनिक चौकियां होती हैं, ताकि दुश्मन को दूर से ही देखा जा सके, दूर से ही दुश्मन की शिनाख्त की जा सके या जासूसों की शिनाख्त की जा सके। तो उसी लिए पहाड़ों के ऊपरी भागों में इस तरह की 12 दरियों का निर्माण किया जाता था कि ताकि जो सैनिक हैं, जो प्रमुख सैनिक हैं, वो यहाँ से पैनी नज़र रखते थे आने जाने वालों पर। जो भी शहर में आता था, कोई भी नया व्यक्ति हो, कोई भी हो, उस पर पैनी नज़र रहती थी। क्योंकि ये प्राचीन समय में जिस तरह से जासूसों का बोलबाला था, जिस राजा के जासूस जितने ज़्यादा प्रभावी होंगे, वो राजा उतना ही सबल माना जाता था। आपने इतिहास में पढ़ा ही है कि किस तरह से जब अजातशत्रु ने वैशाली गणराज्य पर आक्रमण किया, तो उसके 1 वर्ष पहले ही जो उनके बहुत ही चर्चित और प्रबुद्ध मंत्री थे, वर्षकार, वो 1 वर्ष पहले ही वैशाली पहुंच गए और वहाँ आंतरिक क्लेशों को जन्म देने लगे, वहाँ लोगों को एक दूसरे से भिड़वाने लगे। तो जासूस, और उसी का परिणाम था कि अजातशत्रु वैशाली का विध्वंस कर सका या वैशाली जैसे महान गणराज्य को नष्ट कर सका, वैशाली जैसे महान गणराज्य को नष्ट कर सका। तो जासूसों की जो एक परंपरा थी या संदिग्ध लोगों की एक जो परंपरा थी, उनकी पहचान के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए इस तरह ऊंचाइयों में 12 दरियों का निर्माण किया जाता था, जिसको बतौर बैठक भी इस्तेमाल करते थे। ऐसी और भी बैठकें आपको महोबा में मिल जाएंगे। जैसे एक बैठक तो कीरत सागर है, जो उसके तट पर ही आल्हा की बैठक नाम से वहाँ पर भी है। एक खाखरा मठ है, उसको भी आल्हा उदल की बैठक कहते हैं। एक जगह इंदल की बैठक है। तो इस तरह जब आप आएंगे तो आप असमंजस में मत पड़िएगा कि कितनी बैठकें हैं इन लोगों की। तो मुख्यतः यही था कि देखिए, किसी एक जगह पर, प्रॉपर एक जगह पर उन लोगों की बैठक नहीं थी कि भाई हाँ यहीं पर बैठना है, यहीं पर मंत्रणा करना है। कोई राजा तो थे नहीं कि भाई सिंहासन पर बैठे हुए हैं और दरबार में सारे सेनानी, पूरी प्रजा बैठी हुई है। वो एक सामान्य सेनापति थे, पहले सैनिक थे, बाद में सेनापति के पद तक पहुँचे। तो उनको बैठकें थीं, या सेनापति के अधीन जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सैनिक अधिकारी होते हैं, उस समय भी जिन जिन पदों से उनको नवाजा जाता होगा, तो उनके साथ वो मंत्रणाएं किया करते थे। जैसे ये शहर का एक छोर था तो एक बैठक यहाँ पर हुई, एक शहर का मध्य था कीरत सागर, तो एक बैठक वहाँ पर स्थापित हो गई। और भी शहर के विभिन्न कोनों में इस तरह की बैठकें या इस तरह की 12 दरियाँ स्थापित की गई थीं, जिन्हें बैठकों का रूप दिया गया। और आज सभी को, ज़्यादातर जगहों को आल्हा की बैठक ही कहा जाता है, क्योंकि आल्हा ज़्यादा चर्चित रहे। तो इस वजह से जब भी आप आइए तो असमंजस में मत पड़िएगा कि ये कैसा है कि सारी जगह आल्हा की ही बैठकें हैं, इतनी सारी बैठकें हैं। तो जहाँ जहाँ वो मंत्रणा करते थे अपने सैनिकों के साथ, सैन्य अधिकारियों के साथ, तो उस जगह को बैठक का नाम दिया गया है।